गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका दो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और दूसरा वेरीफाएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है और मैं थ्योरी बेस अकाउंटिंग जो आपका चैप्टर 3 है आपके बुक का, उसको आज मैं एंड करने वाला हूँ, इसका समापन करने वाला हूँ। मतलब आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चे अभी तक जो बच्चे ने अभी तक इसके पूरे लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसको मैंने अपने प्ले लिस्ट में डाल रखा है। सीरियल वाइज आप देखेंगे प्ले लिस्ट में, जब जाएंगे आप तो प्ले लिस्ट खोजिएगा, मेरे अकाउंट्स बॉस चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जाइएगा और वहाँ पे आप सीरियल वाइज लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से देख सकते हैं। जो भी आपको लेक्चर देखने का मन करे तो आप सीधे प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप अपने चैप्टर को चूज कर लीजिएगा, जो चैप्टर पढ़ना है। अभी तक मैंने 3 चैप्टर डाल रखा है 11th क्लास का, और 12th का को बहुत सारे चैप्टर मैंने डाल रखा है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट बॉस को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम किसी चीज़ों को रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे जैसे ही हम किसी ट्रांजेक्शन में इंटर होते हैं। जैसे ही हम किसी ट्रांजेक्शन में इंटर होते हैं तभी हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं। जब भी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे हो जाता है, मेरे ऊपर बोझ हो जाता है कि अब मुझे पे करना है, तभी हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं। तो जरा इस बातों को लिखते हैं हम लोग, है ना। रेवेन्यू, जरा ऊपर कर लें। रेवेन्यू इज कंसीडर्ड, जो बोले हैं वही लिखेंगे बच्चे, टू हैव बीन realized when a transaction has been entered। हम किसी को रेवेन्यू तब मानेंगे जब हम किसी ट्रांजैक्शन में इंटर हो जाते हैं। इंटर्ड इनटू, जब किसी ट्रांजैक्शन में इंटर हो जाते हैं एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड, है ना। किसी चीज को हम रेवेन्यू तब मानते हैं जब हम कोई सेल किए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जब पैसा मिलेगा तब हम रेवेन्यू मानेंगे। जैसे ही सेल की है, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, और किसी के लिए हो गया, किसी को पैसे हम देने वाले हैं, दोनों बात होती है। तो वैसे स्थिति में हम रेवेन्यू की बात करें, अपनी इनकम की बात करें, तो सेल पे बात होती है। तो मुझे पैसे मिलने वाली है, जैसे ही ऐसा बन गया कि अब मुझे पैसा मिलने वाली है, तो हम उसको रेवेन्यू मान लेंगे उसी डेट को। ठीक है ना, समझ में आया? जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, ठीक है ना। राजू, मेसर्स राजू sells goods on January 2020 and receives the amount in March 2020। मेसर्स राजू गुड्स सेल करता है जनवरी में 2020 को और पैसे प्राप्त करता है मार्च को। अब सवाल ये उठता है कि हम रेवेन्यू
कब मानेंगे, सवाल ये उठता है कि हम रेवेन्यू कब मानेंगे। व्हेन वी विल रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, व्हेन वी विल रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, कब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। आंसर, जैसे ही हम सेल किए, राजू ने सेल किया, यानी कि जनवरी 2020 को वो उसको रेवेन्यू मान लेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मार्च 2020 का इंतजार करेगा कि पैसे मिलेगा तो हम रेवेन्यू मानेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का मतलब है जैसे ही हम किसी ट्रांजेक्शन में इंटर होते हैं, ठीक है, हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं। एकदम क्लियर है कि मतलब रेवेन्यू मानने के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे कि मुझे पैसे रिसीव होगा तब हम मानेंगे। पैसा रिसीव होना ये अलग बात है, सेल होना दूसरी बात है, पैसा मिलना अलग बात है। पैसा मिलने का इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही सेल करेंगे हम उसको रेवेन्यू मान लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा अपोजिट होगा, मतलब दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ा सा उससे अलग डेट होगा, जरा देते हैं। सपोज लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज मेसर्स राजू जो एक एंटरप्राइज है, ठीक है, हैज रिसीव्ड इन एडवांस, उसको पैसा प्राप्त हुआ इन February 2020 for the sale to be made on May 2020, है ना। मिसेस राजू पैसा रिसीव हुआ, एडवांस में रिसीव किया फरवरी 2020 में, जो कि सेल होने वाला था मई 2020 में। मिस्टर राजू जो है एक ऑनर है, मालिक है बिजनेस का, उसने एडवांस रिसीव किया है 2020 को। मतलब ये जो मिसेस राजू है एक तरह से बोल सकते हैं एक बिजनेस है। ऑनर के जगह पे इंटरप्राइज वर्ड सही रहेगा मेरे भाई। एंटिटी लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, संस्था लिख लो। तो मिसेस राजू एक संस्था है, उसने पैसा रिसीव किया फरवरी 2020 को, और किसके लिए, फॉर द सेल टू बी मेड ऑन मई 2020, हम जो सेल करने वाले थे 2020 में, मई 2020 में, उसके लिए, है ना। अब हमको बताना है क्वेश्चन, व्हेन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, कब हम रेवेन्यू मानेंगे, है ना। क्वेश्चन है कब हम इसको रेवेन्यू मानेंगे। तो आंसर है भाई, हमको लीगल ऑब्लिगेशन टू receive the amount is established in May 2020। हम लोग को तो एक्चुअली लीगल ऑब्लिगेशन पैसा रिसीव करने के लिए कब है, मई 2020 में, जब हम सेल करेंगे, ठीक है ना। सो रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे जरा बताओ, इन मई 2020। थोड़ा सा उल्टा है उसका, मैंने शोरूम में बोला था। देखो मैं समझाता हूं, ये एक बिजनेस एंटिटी है मेसर्स राजू, ठीक है, और एक कोई बंदा है जो परचेजर है,
खरीदने वाला है और एमएसएस राजू सेलर है, ठीक है। अब परचेजर बोला यहाँ आया और उसको फरवरी में एडवांस दे दिया, ठीक है ना, फरवरी में एडवांस दे दिया। और सेलर जो है सेल किया गुड, ये जो सेल किया वो किया मई में, तो पैसा इसको एक्चुअली मिलने का कब होगा? सेल किया 2020 में, हमको पैसा मिल गया कि भाई हम तुमको एडवांस दे दिया, मान लो हम परचेजर हैं, आप मिसेस राजू है, मैंने आपको एडवांस दे दिया, ये लो एडवांस, तो मुझे सेल कर देना। अब हम सेल कब मानेंगे? ये तो पैसा एडवांस मिला है, सेल कब मानेंगे भाई? एक्चुअली जब सेल होगा। अब सेल एक्चुअली कब हो रहा है? तो मई में हो रहा है, तो पैसा मिलने की बात तो जब सेल होती है उसके बाद उठती है ना, ये तो एडवांस पैसा मिला है। सेल कब हम मानते हैं? जब हमको पैसा एक्चुअली मिलने की बात होती है ना। और ये तो हमने एडवांस दे दिया है, मिला है मुझे, तो जब मुझे एडवांस में आज तुम हमको एडवांस दे दो 10,000, तो हम सेल मान लेंगे, हम तुमको सामान दिए ही नहीं। मान लो सपोज डेट ये माउस जो है हम आपको सेल करते हैं, मेरा बिजनेस है माउस का, तो हम सेल कब मानेंगे? जब तुम हमको एडवांस पैसा दे दोगे तब, या एक्चुअली हम जब पे करेंगे सेल करेंगे तब? भाई ये सामान तुम्हें देंगे तब तो सेल मानेंगे, है ना। क्लियर हो गया ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू हम तब मानेंगे जैसे ही हम किसी ट्रांजेक्शन में इंटर करेंगे। पैसा एडवांस देना कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन तब होगा ना जब हमने सामान दिया और तुम हो सकता है पैसा दे दो या उधारी लगा दो। सामान जब तक नहीं दिए तो ट्रांजेक्शन कैसे हुआ? लेन देन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन कब होगा? वहां तो सिर्फ पैसा आपने दिया, अब पैसा एडवांस दे देने को हम सेल थोड़ी ना बोलेंगे। सेल तो तब मानेंगे, इनकम तो हम तब मानेंगे कि मेरा इनकम जनरेट हुआ है मई में, जब हम एक्चुअली सेल करेंगे। इनकम का जनरेशन एक्चुअली, रेवेन्यू का रिकॉग्निशन मतलब इनकम का जनरेशन हम कब मानेंगे? मई में मानेंगे, फरवरी में थोड़ी मानेंगे एडवांस के लिए। हमने कुछ सामान दिया ही नहीं, आपने मुझे पैसा दे दिया, कितना भी दे दो, तो हम उसको सेल मान लेंगे? नहीं मानेंगे मेरे भाई, बिल्कुल नहीं मानेंगे। सेल तभी मानेंगे जब हम आपको कोई अपना सामान बेचेंगे, है ना। आइए दूसरा वाला आते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट वेरीफाएबल। ये बहुत बड़ा नहीं है, वेरीफाएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बहुत छोटा, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट यही है। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हमेशा फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम बायस का मतलब क्या होता है? बायस मतलब समझते हैं धोखाधड़ी, चीटिंग वगैरह। अब अकाउंटिंग फ्री फ्रॉम बायस कब हो सकता है? जब हर ट्रांजेक्शन के लिए मेरे पास प्रूफ है। भाई हमने तुमको सामान दिया तो मेरे पास कैश मेमो है ना। और ये कैश मेमो नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तुमने हमको सामान 5,000 का बेचा था, हम लिख देंगे 6,000 का बेचा है। हम 7,000 का सामान बेचे हैं, हम लिख देंगे 4,000, 10,000, 15,000, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम उन्हीं ट्रांजेक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं जिनको हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी accounting transactions should be evidenced। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है ना, वो एविडेंस होना चाहिए एंड सपोर्ट होना चाहिए। किसका सपोर्ट? एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट से वो सपोर्टेड होना चाहिए, हमको एविडेंस होना चाहिए, उसका सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग करते हैं ट्रांजेक्शन का। जो भी अकाउंटिंग करते हैं, ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी, जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है
शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट, उसको हम वेरीफाई कर सके, उसको सपोर्ट दे सके, वैसा होनी चाहिए। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है बाबू? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे कि कैश मेमो, कोई सामान बेचते खरीदते हैं ना तो कैश मेमो होता है, हमको इनवॉइस स्लिप मिलता है, हमको सेल्स बिल मिलता है, बिल समझते हैं ना, बिल भी बोल सकते हैं सिंपली, हमको बिल मिलता है ना, etc। तो हम ये जो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये जो हमारा अकाउंटिंग होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए, अपने मन की गणित नहीं होनी चाहिए। हम जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं लिखते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन अपने हम बुक्स ऑफ अकाउंट पे लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? वो किताब जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? वो किताब जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं, सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो है ना वो एविडेंस्ड होना चाहिए एंड सपोर्टेड होना चाहिए, किससे? बिजनेस डॉक्यूमेंट से। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होता है भाई? कुछ सामान ले लो, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस स्लिप हो गया, सेल्स बिल हो गया, बिल etc, है ना, बहुत सारा और होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उससे हमारे पास प्रूफ है, हम हर एक ट्रांजेक्शन का शो कर सकते हैं भाई। अब देखो, जैसे कि सैलरी, हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो उसके लिए सैलरी स्लिप बनाया जाता है, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर सैलरी स्लिप नहीं होगा तो हम कितना सैलरी दे रहे हैं कैसे पता चलेगा? अब सैलरी स्लिप होने से क्या होता है, हम जितना सैलरी दे रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है कि देखो हम 10,000 सैलरी दिए हैं, अपने स्टाफ को 15,000 सैलरी दिए हैं। हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट डॉक्यूमेंट होगा। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, अपने बिजनेस से इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, कि हमने मान लो कि 5,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल इस मंथ का भरा है। अब हम कैसे, मेरे पास प्रूफ करेगा कि ये जो 5,000 बिल भरे हैं, कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो हम दिखाएंगे, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, देख लो। हम इसको एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट के यूज कर सकते हैं, है ना। हम इसको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि देखो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। अगर मान लो कोई कोई तुम्हारा स्टाफ जो है, वर्कर जो है, पटना टू दिल्ली गया। अब पटना टू दिल्ली तुम्हारे बिजनेस के काम से गया तो तुमने उसे फेयर दिया होगा। अब वो फेयर कैसे कैसे हम उसको फेयर देंगे? अब हम उसको फेयर देंगे कि हमारे पैसे से जाओगे, लेकिन हम कैसे फेयर देंगे? हम अपने मन से कुछ भी दे देंगे? तो कुछ भी देंगे तो हो सकता है हम ज़्यादा दे दें, हो सकता है कम दे दें, कम देंगे तो मानेगा नहीं, और ज़्यादा दे देंगे तो मेरी नुकसान हो जाएगी। तो हम उसको बोलेंगे भाई तुम हमको टिकट दिखा देना, जो पटना से दिल्ली जा रहे हो, अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो तो हमको ट्रेन टिकट दिखा देना, बस से जा रहे हो तो मुझे बस टिकट दिखा देना, एरोप्लेन से जा रहे हो तो एरोप्लेन टिकट दिखा देना। भाई जिस चीज से जा रहे हो ना, मुझे बस टिकट दिखा देना, मैं उसका बिल दे दूंगा, उसका फेयर दे दूंगा तुम्हें। जिस होटल में ठहर रहे हो तो उसका कैश मेमो दे देना हमको, इनवॉइस दे देना, हम उसका पेमेंट कर देंगे, उसका बिल दिखा देना। होटल में जिस खा रहे हो, जिस रेस्टोरेंट में खा रहे हो, उस रेस्टोरेंट का बिल मुझे दे देना, है ना। तो हम तुम्हें वो भुगतान कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो ये सारा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ही अकाउंटिंग करने में मदद करता है, वेरीफाई करने में। तो हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज, जो भी अकाउंटिंग करते हैं, इट मस्ट बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जो भी अकाउंटिंग ये ट्रांजेक्शन है, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, सारा का सारा एविडेंस्ड होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए, किससे? बिजनेस ट्रांजेक्शन से। ठीक है मेरे भाई। तो आज जाके आपका जो चैप्टर 3 है मेरे भाई, आज जाके जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो गया। बड़ा मजा मजा आया होगा कंप्लीट करने में, बड़ा दिन लग गया इसे कंप्लीट करने में, है ना, बहुत दिन लग गया मेरे भाई कंप्लीट करने में। उसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ये चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया।
जरा बड़ा सा चेहरा बनाते हैं, खुश हो जाते हैं हम लोग। लो, ये हैप्पी है ना, बड़ा खुशी की बात है कि हमारी एक चैप्टर खत्म हो गई। वाओ, सो गुड, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट लेक्चर से। चैप्टर 4 जिसका नाम होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी, इसके बाद सब प्रैक्टिकल। तो ये जो चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो चैप्टर 4 है, वो नेक्स्ट लेक्चर से हम डालेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।